नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज शॉट के इस प्लेटफॉर्म पर। बात आज करेंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, केजरीवाल सरकार है अभी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी की सरकार। और अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी, या फिर अरविंद केजरीवाल 10 साल शासन करके अब विदाई लेंगे? क्या चैलेंजेज हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, और विपक्ष कितना घेर पाएगा, किन मुद्दों पर घेर पाएगा, और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी बचा सकते हैं, तमाम मुद्दों पर विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने आखिर चैलेंजेस क्या क्या हैं। क्योंकि 10 साल लगातार सत्ता में रहने पर चैलेंजेस आते हैं, वो स्वाभाविक है, जिसे तमाम पार्टियां या सरकारें इसको कहते हैं कि ओवरकम नहीं कर पाती हैं और चुनाव हार जाती हैं। तो क्या क्या चैलेंजेज हैं वो समझ लेते हैं। पहला तो देखिए, 10 साल तक अगर आप सत्ता में रहते हैं तो पहला चैलेंज तो एंटी इनकम्बेंसी होता ही है। सभी के साथ होता है, सभी सरकारों के साथ होता है। तो पहला तो एंटी इनकम्बेंसी है कि अरविंद केजरीवाल सरकार के सामने, कि आखिर 10 साल वो सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज होते हैं। तो एक चैलेंज, ये बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या कर रही है आम आदमी पार्टी, इस पर आगे बात करेंगे। और दूसरा जो चैलेंज है उनके सामने, वो है करप्शन का। करप्शन चार्जेज उनके ऊपर लगे हैं। पार्टी के तमाम नेताओं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम नेताओं पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, जिसके कारण दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का उदय हुआ, आम आदमी पार्टी का उदय हुआ करप्शन के आंदोलन से। करप्शन के खिलाफ आंदोलन से ये पार्टी बनी थी, और लोगों को भरोसा था उसी पार्टी पर। बहुत संगीन करप्शन के चार्जेस लगे, तमाम नेता जेल गए, अरविंद केजरीवाल खुद जेल गए। तो ये बड़ा चैलेंज है आम आदमी पार्टी के सामने। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर इस चैलेंज को कितना कम कर पाएंगे, और इसके लिए क्या काट है अरविंद केजरीवाल के पास और विपक्ष के पास, इस मसले को इस्तेमाल करने का क्या चांस है, उस पर बात करेंगे। तीसरा एक बड़ा मुद्दा है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के आप इंटरव्यूज देखिए, मीडिया के सामने उनके जो बातचीत है, तमाम चीजें, कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है। कॉन्फिडेंस उनका थोड़ा सा हिला हुआ है। अभी कल के ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि आप कितनी सीटें जीत के आएंगे इस बार, तो उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि 36, 50 कितनी, तो उन्होंने कहा मेजॉरिटी में हम आएंगे, अच्छी मेजॉरिटी में आएंगे। और जब उनसे पूछा गया 50 के ऊपर, तो उन्होंने बोला जी। तो कॉन्फिडेंस कम दिख रहा। पहले क्या करते थे अरविंद केजरीवाल, कागज मांगते थे और कहते थे भाई ये मैं लिख देता हूं, इससे कम सीटें नहीं आएंगे। इस बार उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। तो एक चैलेंज पार्टी के सामने, अरविंद केजरीवाल के सामने ये भी है कि जब नेता, जो सर्वोच्च नेता है, उसका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है, तो बाकी कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस कितना कम होगा। ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि जो अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनाव में फेस करना होगा। चौथा जो बड़ा चैलेंज है वो है कि वायदे जो किए थे अरविंद केजरीवाल की सरकार ने, और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल ने, अरविंद केजरीवाल के वायदे करने की एक अलग तरीका है। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे वायदे करते हैं जैसे घर परिवार में कोई वायदा करता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो मैं वो कर दूंगा। तमाम एक अलग स्टाइल है उनका। तो वो जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। मसलन उन्होंने कहा था यमुना साफ हो जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा यमुना का क्या हाल है। उन्होंने कहा था जहां जो रहता है, जिनके पास झुग्गियां हैं, उनको हम वहीं पर पक्के मकान बना के देंगे। आप देखिए कितने पक्के मकान बन गए वहीं पर। तो बहुत सारी चीजें, पानी की समस्या, दिल्ली के तमाम इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की समस्या है।
पीने का पानी नहीं मिल पाता उन्हें, सप्लाई लाइन नहीं है, वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं। गर्मियों के समय में पूरा त्राहिमाम हो जाता है, तो वो एक चैलेंज उनके सामने, बहुत बड़ा चैलेंज है। उसको वो पूरा नहीं कर पाए वादा। तो अब भरोसा कैसे करेगी जनता, क्योंकि बार बार उसी चीजों को रिपीट करते हैं कि इस बार मुझे चुनिए और ये हम आपको करके दिखाएंगे, नहीं कर पाए तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा। तो ये एक जो चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, यानी कि ये वायदा खिलाफी एक तरीके से कही जाएगी कि वायदा करके उसको पूरा नहीं कर पाए। और पांचवा जो चैलेंज है वो ये है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अगर कहें, जो अपर मिडिल क्लास है, जिसको अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा था कि ये पार्टी कुछ नया करेगी, करप्शन नहीं करेगी, थोड़ा अलग सोचती है, पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, तो वो लोग आ गए थे। भले ही उनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे, यानी बेनिफिट्स मतलब जैसे फ्री में बिजली पानी, वो तमाम चीजें हैं जिनमें एक लिमिट लगी हुई है कि 200 यूनिट या 250 यूनिट, और पानी जो है इतने किलोवाट, जो किलो लीटर पानी है उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पैसे नहीं देने की जरूरत है, फ्री है बिल्कुल तमाम लोगों को। जो लोअर मिडिल क्लास हैं, जो कम इस्तेमाल करते हैं बिजली और कम इस्तेमाल करते हैं पानी, तो उनके बिल नहीं आ रहे हैं दिल्ली में, यह हकीकत है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, उसके तो बिल आ ही रहे हैं, क्योंकि उनका जो वो जो कोटा निर्धारित है कि इतने यूनिट से कम बिजली होगी तभी बिल नहीं लगेगा, तो उनके बिल तो उस जो एक क्राइटेरिया है उसको पार कर जाते हैं। तो इसलिए अब वो लोग नाराज हो सकते हैं, क्योंकि उनको वैसे डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा इस तरीके का। दूसरा, ईमानदारी के मुद्दे पर भी अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के तमाम नेता अब संदेह के घेरे में हैं। अभी कोई गिल्टी साबित नहीं हुआ कोर्ट से, लेकिन जेल यात्राएं तमाम नेता कर चुके हैं, तमाम चार्जेस लगे हुए हैं उनके ऊपर, मुकदमे चल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लोगों का आ, ये कहते हैं कि डगमगा जाता है कि भाई कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से इनके ऊपर इतने आरोप लग रहे हैं, चार्जेस लग रहे हैं, इस तरीके की बातें लोगों के बीच में होने लगती हैं। तो एक ये बड़ा चैलेंज है। तो पांच ये जो बड़े चैलेंज हैं अरविंद केजरीवाल के सामने, वो कि करप्शन का चार्ज, जिसको लेकर के ये पार्टी ही बनी थी, और वो चार्ज बहुत बड़ा चार्ज है, और इसकी वजह से मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो लोग थोड़ा सा इस बार नाराज दिखेंगे, और ये बड़ा चैलेंज है। तो अब इन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे, इनको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। लेकिन कुछ चीजें पक्ष में भी हैं, वो समझ लेते हैं कि क्या चीजें पक्ष में अरविंद केजरीवाल के हैं। पक्ष में एक तो ये है कि जो विपक्ष है जिसका सामना करना है अरविंद केजरीवाल को, वो बड़ा कमजोर है। विपक्ष में कोई नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल के कद का हो। एक ये पक्ष में जाती है उनके बात। दूसरा, विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, अंतर कलह बहुत ज्यादा है नेताओं के बीच में। इसकी वजह से इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा वो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा। और इसके अलावा जो तमाम सरकारें हैं विपक्ष की, तमाम प्रदेशों में, जैसे बीजेपी की और कांग्रेस की, तो जो यहाँ पर जिनको फ्रीबीज कहा जाता है, यानी बिजली पानी शिक्षा, स्कूल जो अच्छे बनाने की दावे, जो क्लिनिक्स हैं, मोहल्ला क्लिनिक हैं, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, ये सब चीजें इतनी तादाद में दूसरे राज्यों की सरकारें नहीं दे रही हैं, वो चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। तो ये बेनिफिट भी केजरीवाल को जाएगा, क्योंकि केजरीवाल इस बात को कहेंगे कि ये लोग अगर दे सकते बिजली पानी, तो दूसरे प्रदेशों में जहां इनकी सरकारें हैं वहां ये लोग देना शुरू कर देते, लेकिन वहां पर ये लोग दे नहीं रहे हैं, आप वेरीफाई कर लीजिए। तो ये एक उनके पक्ष में होगा। तमाम पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये वायदे करेंगी, वो पहले भी कर रही थी कि हम भी बिजली फ्री देंगे, हम भी पानी फ्री देंगे, हम भी स्कूल बनवाएंगे। केजरीवाल का काउंटर क्वेश्चन ये कि आपकी सरकारें जहां जहां पर भी हैं,
क्या आप वहां पर ये सारी चीजें दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर दिल्ली में कैसे देंगे? तो ये केजरीवाल का आर्गुमेंट उनके पक्ष में है कि ये सरकारें झूठ वादे करती हैं, झूठे वादे करती हैं, और जिन प्रदेशों में इनकी सरकारें हैं वहां पर ये नहीं दे रहे हैं लोगों को ये सुविधाएं, तो फिर दिल्ली वालों को भी ये सुविधाएं नहीं देंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज केजरीवाल के पक्ष में आ गिरी है, वो ये है कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, ये सब नेता जेल से बाहर हैं और चुनाव से कई महीने पहले बाहर आ गए हैं। और इन नेताओं ने डोर टू डोर कैंपेन कई महीने पहले, यानी जेल से आते ही मनीष सिसोदिया ने शुरू कर दी थी, जेल से आते ही अरविंद केजरीवाल ने शुरू कर दी। और ये एक और फायदेमंद बात हो गई कि आतिशी मार्लेना दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गई हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल फ्री हो गए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए, और वो कर भी रहे हैं। तो लोगों से, जो दिल्ली बहुत छोटी है और दिल्ली में पूरी तरीके से डोर टू डोर कैंपेन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये और तमाम विधायक, तमाम पूरे कार्यकर्ता, उनमें जोश आ चुका होगा और वो लोग कनेक्ट कर रहे होंगे लोगों से। तो ये जो कनेक्ट करने का जो उनको टाइम मिला वो बहुत क्रूसियल है, और ये अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के वो रणनीतिकार हैं, वो पर्सनल टच देने की कोशिश इस बार कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया भी कर रहे हैं, जो कि नंबर 2 के आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पे दिल्ली की जनता काफी भरोसा करती है। तो इस तरीके से जो पक्ष में चीजें हैं, वो ये बहुत सारी चीजें पक्ष में हैं उनके, और जो विपक्ष में हैं, वो जो जिनको मैं कह रहा था चैलेंजेस, अब उनको जरा विस्तार से समझ लेते हैं। कि जैसे इन्होंने वायदे किए थे, यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा मुद्दा दिल्ली के लिए है जो अनथराइज्ड कॉलोनियां हैं वहां पर पानी का मुद्दा। क्योंकि पानी नहीं मिल पा रहा है, गर्मियों में बहुत ज्यादा क्राइसिस होती है, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है। और उस मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। जितने यहाँ पर जल शोधन के जो इकाइयां बननी थी वो नहीं बन पाई हैं, जितनी तेजी से काम होना था वो नहीं हो पाया। सीवर का पानी, इंडस्ट्रियल पानी जो आता है वो बिना ट्रीटमेंट के यमुना में चला जाता है, तो यमुना भी गंदी हो रही है। दूसरा, पीने के लिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है लोगों को। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से फेल रही है, डिलीवर नहीं कर पाई है। अब दूसरा जो उनके ऊपर से चैलेंज है, जिनको लेकर के जनता नाराज है, वो ये है कि मिडिल क्लास को कुछ रियायत नहीं मिल रही है। मिडिल क्लास के लिए किसी तरीके की कोई रियायत नहीं है, जो कि बड़ी रियायत होती है बिजली और पानी की। तो वो एक, अब हो सकता है इसको लेकर के इस बार 200 यूनिट से बढ़ा के 300 यूनिट कर दिया जाए, जिसमें कि काफी लोग कवर हो सकते हैं कि हो जाएं। तो अब क्या स्ट्रेटजी होगी वो केजरीवाल जाने, लेकिन ये जो तबका है बहुत नाराज होगा, क्योंकि वो जो क्रेडेंशियल से ईमानदारी के उसमें डेंट लग चुकी है। तो अब डायरेक्ट बेनिफिट अगर नहीं मिल रहा है और क्रेडेंशियल पे भी डाउट है, तो फिर ये मतदाता नाराज होकर के विपक्ष के साथ जा सकता है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी के तौर पर केजरीवाल एक तो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों को मना रहे हैं। दूसरा, वो क्या अपने एजेंडे में कुछ नई चीजें मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए लेके आएंगे? अगर वो लेकर आते हैं तो इस चैलेंज को कम से कम वो बीट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। इसको वो कैसे बीट करेंगे वो देखने वाली बात होगी। दूसरा, वो अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्टअप करेंगे, क्योंकि अगर नेता में भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर कार्यकर्ता में कैसे होगा? तो इसके लिए क्या ये स्ट्रेटजी है अभी से अपने आप को कमजोर दिखाना, और उसके बाद सही वक्त आने पर क्या वो फिर से अलग तरीके से पेश आएंगे, या फिर वही तरीका अपनाएंगे कि भाई ये लिख के दे रहा हूँ, मैं लोगों से मिल के आया हूँ, लोगों के घर घर जाता हूँ मैं, और लोगों का आशीर्वाद मेरे पास है। कुछ अलग पैतरा, तकनीक, जो भी उनको अपनाना होगा वो हो सकता है अपनाएं, लेकिन फिलहाल अभी उनके कॉन्फिडेंस में, उनके मीडिया अपीयरेंस में जो नजर आ रहा है वो कॉन्फिडेंस कम नजर आ रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं जिनको दूर अगर कर लेते हैं तो फिर अरविंद केजरीवाल इस सरकार को दोबारा से वापस ला सकते हैं, वरना ये सरकार उनके हाथ से फिसल सकती है, दिल्ली की सरकार। अब बात ये कि क्या विपक्ष में इतनी ताकत है, क्या विपक्ष के पास इतनी स्ट्रेटजी है, क्या विपक्ष के पास इतने नेता हैं जिसके भरोसे केजरीवाल से सत्ता छीन सकती है बीजेपी या कांग्रेस। तो जिस तरीके से संगठन के नजरिए से अगर देखा जाए तो कांग्रेस कम से कम फाइट में नहीं दिखती है। कांग्रेस सत्ता में अपने दम पे वापसी कर ले दिल्ली में, ऐसा नहीं दिखता है। अब रही बात, डायरेक्ट जो मुकाबला होगा वो बीजेपी से होगा। अब बीजेपी के पास संकट ये है कि लोकल लेवल पे उन्होंने अपने बड़े कद का कोई नेता पैदा ही नहीं कर पाए। वो इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी के बाद बीजेपी का कोई बड़ा नेता, कद्दावर नेता ऐसा नहीं है जो केजरीवाल के कद को छोटा कर सके, केजरीवाल के कद से बड़ा दिखे उसका कद। ऐसा नेता कोई भी अभी दिल्ली प्रदेश की जो संरचना है, इनकी जो संगठन है, उसमें नहीं है। कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हो या जो विधानसभा में नेता विपक्ष है, कोई केजरीवाल के कद काठी का नहीं है। किस पर दांव लगाएगी बीजेपी, ये बड़ा संकट है। ये भी एक बेनिफिट केजरीवाल के लिए है। अब चुनाव में डायरेक्ट फाइट होगी अरविंद केजरीवाल की और नरेंद्र मोदी के बीच। बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे और उन्हीं के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, और केजरीवाल अपने नाम पर वोट मांगेंगे। अब इसमें बेनिफिट किसको हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में डायरेक्ट मुख्यमंत्री के तौर पर सर्व करेंगे अगर वो बनते हैं। मोदी डायरेक्ट केंद्र सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं। वो दिल्ली के डे टू डे बिजनेस में, यानी दिल्ली के कामकाज में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते। इसलिए दिल्ली की जनता मोदी के नाम पर कितना कनेक्ट कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल के फेस को ज्यादा रिकॉग्नाइज किया करेगी जनता, ज्यादा उस पर वोट देगी, ज्यादा उसको पसंद करेगी, या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे को। डायरेक्ट लड़ाई इन्हीं दो चेहरों के बीच में होगी, क्योंकि स्टेट में अभी तक बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो टक्कर दे सके। एक दो चेहरे, नए चेहरों के बारे में बात हो रही है, लेकिन जब तक उनका खुलासा ना हो जाए, जब तक उनको डायरेक्ट सामने ना लाया जाए, तब तक कहा नहीं जा सकता है कि वो चेहरे दिल्ली की राजनीति में आएंगे, उनको बीजेपी लाएगी या नहीं लाएगी। अब वो चेहरे कौन से हैं, अगर आप लोग उन चेहरों के बारे में कयास लगा रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। बीजेपी या कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन से चेहरों को, नए चेहरे कौन से उतार सकती है डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनाने के लिए, यानी कि उसके चेहरे पर ये चुनाव लड़ा जाए। आप, अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें बताइए, जिससे कि वैलिडेट हो सके कि आप क्या सोच रहे हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, और तमाम और लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन से चेहरे आ सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज एक ये है कि कांग्रेस अकेले दम पर सत्ता में आती दिख नहीं रही, और कांग्रेस का और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का जो समझौता है वो दिल्ली में टूटा हुआ ही समझिए कम से कम। अब इस बीच एंटी इनकम्बेंसी को बीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल कई रणनीतियों पे काम कर रहे हैं। वो रणनीति ये है कि तमाम पार्टियों के जो बड़े नेता हैं, यानी जो चुनाव में नंबर 2 पे रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, या स्थानीय तौर पर वो अच्छे पकड़ रखने वाले हैं, उन नेताओं को अरविंद केजरीवाल खुद पार्टी में शामिल कर रहे हैं। जैसे कुछ नेताओं के नाम मैं बता देता हूं। सीलमपुर से मतीन अहमद को, जो कि पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं, उनको शामिल कराया है आम आदमी पार्टी में। इसी तरीके से सीमापुरी इलाका है, वीर सिंह ढींगान को आम आदमी पार्टी में लेके आए हैं, कांग्रेस में रह चुके पूर्व विधायक रहे हैं। शहादरा से जितेंद्र सिंह शंटी, ये भी बीजेपी के नेता हैं, इनको भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करा लिया, और अपने जो बड़े कद्दावर नेता
रामनिवास गोयल जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको उनसे कहलवा दिया कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। वो वहाँ के विधायक हैं। तो एक तो जितेंद्र सिंह शंटी आ गए। इसी तरीके से किराड़ी से अनिल झा, ये भी बड़ा नाम है। ये इनको भी किराड़ी से मजबूत कैंडिडेट हैं और इनको टिकट दिया जाएगा। तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, ये तिमारपुर से इन ताल्लुक रखते हैं। इन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल किया गया है। और दिलीप पांडे जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे कहलवा दिया गया है कि अब ये चुनाव नहीं लड़ेंगे, दूसरी जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो दिलीप पांडे की जगह अब सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को टिकट दिया जा रहा है। ऐसे तमाम नेता हैं जिन पे नजर है और तमाम नेताओं को शामिल कराया जा रहा है। तो एक ये रणनीति है कि कैसे एंटी इनकम्बेंसी को दूर किया जाए। उसका एक तरीका, बिल्कुल ये सटीक तरीका है, ठीक तरीका है। यही पार्टियां अपनाती हैं कि तमाम सिटिंग एमएलए के टिकट काटती हैं, दूसरी पार्टियों से उसी क्षेत्र के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती हैं और उनको टिकट देती हैं। तो अरविंद केजरीवाल भी उसी उन्हीं तौर तरीकों को अपना रहे हैं, जैसे दूसरी पार्टियां अपनाती हैं कि दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ के लाइए, अपनी पार्टी में शामिल कीजिए। वही अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए ये काम वो कर रहे हैं। अब उनके सामने जो और बड़ी दिक्कतें हैं कि वो करप्शन के मुद्दे को कैसे डाइल्यूट करें, क्योंकि करप्शन का मुद्दा जिसके आधार पर ये सरकार में आए थे, वो तो अब इनके ऊपर भी लग चुका है। और तमाम चीजों को ये जो इस तरीके से कहते थे कि टिकट सिलेक्शन, किसको हम टिकट देंगे चुनाव में, क्या तरीका होगा, वो सब चीजें तो पहले ही चुनाव में बदल चुकी थी। इनकी सारी प्रिंसिपल्स बदल चुके थे, इनके सिद्धांत धरे के धरे रह गए थे। लोकपाल व्यवस्था लागू होगी, वो तमाम चीजें पता नहीं क्या क्या वायदे किए थे, वो तो है नहीं। अब करप्शन का जो चार्ज है वो बड़ा सीरियस चार्ज है। उसको लेकर के ये कैसे निपटेंगे, ये चैलेंज रहेगा इनके ऊपर। दूसरा एक जो और इससे भी बड़ा एक जो चैलेंज है वो ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल और जो अभी मुख्यमंत्री हैं आतिशी, क्या आतिशी को ही दोबारा चेहरा बनाकर अरविंद केजरीवाल पेश करेंगे अगर बीजेपी की तरफ से कोई महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा बनाई जाती है और लीड कराने के लिए कि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और ये जीतेंगी तो चेहरा बनेंगी। अभी वो चेहरा कौन हो सकता है, आपको कमेंट करके बताइए। तो क्या उस वक्त के हिसाब से स्ट्रेटजी अरविंद केजरीवाल आतिशी के नाम पर ही चुनाव को लीड करवाएंगे? क्या आतिशी के नाम पे ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी कि देखिए मेरे ऊपर तो करप्शन चार्जेस हैं, जब तक करप्शन के चार्जेस धुल नहीं जाते, जब तक, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था कि मैं संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे देता हूं और जब तक करप्शन के चार्जेस हट नहीं जाते तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसे ही क्या अरविंद केजरीवाल भी ये दांव चलेंगे कि जब तक मेरे ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और आतिशी ही लीड करेंगी, आतिशी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। नया चेहरा है। एलजी साहब, वीके सक्सेना साहब ने भी आतिशी की तारीफ की है। तो केजरीवाल ने भी उसमें कहा कि बहुत अच्छा है। आतिशी की तारीफ यानी कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता की तारीफ तो कर रहे हैं एलजी साहब, बीजेपी के नेताओं की तारीफ तो हमने सुनी नहीं उनके मुंह से। तो इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं जैसी विपक्ष की तरफ से चुनौती होगी। और ये दांव हो सकता है चले केजरीवाल, जिससे कि उन्हें जो मिडिल क्लास का, अपर मिडिल क्लास का, हाई क्लास का जो वोट खिसक रहा है, उस वोट की वो भरपाई इससे कर लें। एक समीकरण ये इस तरीके का बन सकता है। अभी कहा नहीं जा सकता है कि ऐसा ही होगा, लेकिन उनके तर्कस में एक ये तीर जरूर है कि वो अपने आप को, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, इन सब लोगों को चुनाव से दूर कर दें और ये कहा जाए कि हम लोग तब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक हम कोर्ट से बरी नहीं हो जाते हैं। और ये दांव
काफी दमदार हो सकता है और ये काफी फायदा दे सकता है आम आदमी पार्टी को। तो क्या करेंगे वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि माना जाता है अरविंद केजरीवाल अपनी विरोधी पार्टियों से 2 कदम आगे ही चलते हैं। तो उनकी चाल क्या होगी ये समय के साथ पता चलेगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे खुलासा होगा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी है। लेकिन फिलहाल तो अभी काफी फंसा हुआ मामला सा लग रहा है। अरविंद केजरीवाल की जीत इतनी आसान भी नहीं है कि वो तीसरी बार दिल्ली की सत्ता में वापसी करें। ये इतनी आसान नहीं है जितनी आसान पिछली बार था उनके लिए। इस बार मामला काफी हद तक फंसा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। उन सब चीजों का जो हमने जिक्र किया, ये सब चीजें अरविंद केजरीवाल के कुछ खिलाफ हैं, कुछ पक्ष में हैं। अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें बताइए। फिलहाल न्यूज शॉर्ट में इतना ही। नमस्कार।